Spin it back. हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रेंड एंड फो ये करेंगे। आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है या जो हमारा सराउंडिंग्स है वहाँ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, जिनको कि हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या माइक्रोब्स। जैसे कि आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि जो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है। अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उसमें आपको ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। चलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डिटेल में देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिविटी 2.1 है। इसमें क्या है, आपको कुछ मॉइस्ट सॉइल लेनी है और उसमें कुछ थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको रख देंगे। जब जो सॉइल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी तो ऊपर से जो वाटर है, वाटर की कुछ ड्रॉप लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे आपको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दिखाई देंगे। सिमिलरली अगर आप पॉन्ड के वाटर को लेकर भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहाँ उसमें भी आपको छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म्स दिखाई देंगे, जिनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि हमारी जो सॉइल है, वाटर है, वो सभी जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, साइज में बहुत टाइनी होते हैं और इनको हम अनएडेड आइज से या नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। कुछ इनमें से माइक्रो ऐसे होते हैं जैसे कि फंगस है, जिनको कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। तो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं आपके बेसिकली 4 ग्रुप्स में होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। वन इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंगई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। कुछ कॉमन हैं जो यहाँ पर इसमें फिगर में दिए हुए हैं 2.1 में। ये कुछ बैक्टीरिया हैं, ये कुछ एल्गी हैं और ये यहाँ पर कुछ प्रोटोजोआ हैं, ये कुछ फंगई हैं। तो इनके ये नाम दिए हुए हैं, इनकी पिक्चर्स दी हुई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वायरस की। वायरस क्या होते हैं? वायरस भी जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स होते हैं। इनके बहुत छोटे टाइनी ऑर्गेनिम्स होते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स से डिफ़र होते हैं, अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? ये बेसिकली जब तक किसी भी होस्ट सेल से बाहर रहते हैं तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। जैसे आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड का वायरस हो गया, पोलियो का वायरस हो गया, चिकन पॉक्स का वायरस हो गया, और आजकल जैसा आप देख रहे हैं कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है। तो ये सारे वायरसेस ऐसे होते हैं, ये जो कि बीमारियां भी क्रिएट करते हैं इनमें से कुछ वायरस, और ये होस्ट सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई होने लगते हैं। जैसे डिजीज़ हैं आपकी डाइसेंट्री, मलेरिया, ये बेसिकली प्रोटोजोआ से जो प्रोटोजोआ होते हैं उनसे उनके थ्रू होती हैं। इसके अलावा जो टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जो होती हैं, ये बैक्टीरिया से जनरेट होने वाली डिजीज़ होती हैं। आपने माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। चलिए ये पिक्चर्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। नाउ हम बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं ये कहाँ रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं या प्रोटोजोआ होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ एल्गी और फंगई की तरह। यानी कि कुछ एल्गी और फंगई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स के होते हैं, और कुछ सिंगल सेल भी होते हैं। इसके अलावा ये लगभग हर तरह के इन्वायरमेंट में, आइस कोल्ड इन्वायरमेंट हो या हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, मार्शी लैंड्स हो, सब जगह पाए जाते हैं। एनिमल्स की, ह्यूमंस की बॉडी में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में भी। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होते हैं इनका हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है।
और इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, जबकि कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो डिजीज़ को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से या किस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कौन से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिम्स की। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो है वो बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं, जिनको कि हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहते हैं क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि हम दही जमाते हैं तो दही भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से ही जमता है। तो कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इन सब में जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत पुराने टाइम से ही जो अल्कोहल है, अल्कोहल को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। चलिए, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। ये आपने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो भी रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के या वेजिटेबल्स पील्स होती हैं या जो भी एनिमल और प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं उनको जो बैक्टीरिया हैं वो उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं और इससे वो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं उसमें नाइट्रोजन मिक्स करके। तो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं और हमें हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो बेसिकली कर्ड जो होता है वो किसकी वजह से बनता है? एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ये मल्टीप्लाई होता है मिल्क में और कर्ड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा चीज़, पिकल्स और बहुत सारे अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं जिनको बनाने के लिए जो बैक्टीरिया हैं या माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं ये हेल्प करते हैं। जैसे कि रवा, सूजी जो होता है उससे इडली बनती हैं या भटूरे बनते हैं, तो ये भी कर्ड की हेल्प से ही बनते हैं और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं वही इनको फ्लफ़ी बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा ईस्ट या बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। किसके लिए? राइस की इडली बनाई जाती हैं या डोसा का बैटर जो बनाया जाता है, यानी डोसे का जो जिस लिक्विड से डोसा बनता है उसको बनाने के लिए बैक्टीरिया या ईस्ट का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो फूल जाता है और उसमें अलग टेस्ट आता है और वो फ्लफ़ी बन जाता है। हम एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 2.3 है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आटा लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और उसमें थोड़ा सा शुगर मिक्स करना है और वार्म वाटर मिक्स करना है और हम थोड़ी ईस्ट पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये जो मैदा है या जो आटा लिया था आपने वो फ्लफ़ी हो जाएगा और वो फूल जाएगा। तो भटूरे वगैरह इसी तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए, ईस्ट जो होता है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बबल्स बन जाते हैं डो के अंदर। जो आटा है उसके अंदर बबल्स बन जाते हैं और इससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और इससे जो ब्रेड्स या पेस्ट्री या केक्स बनते हैं वो इसी मेथड से बनते हैं। अब हम बात करें कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स का कमर्शियल यूज कैसे, बिजनेस में कैसे यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो लार्ज स्केल में अल्कोहल, वाइन या एसिटिक एसिड जो विनेगर होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ईस्ट जो होता है वो बेसिकली कमर्शियली यूज किया जाता है अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए। इस पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, जो ईस्ट है उसको ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है। जो बार्ले, व्हीट, राइस या क्रश्ड फूड जूसेस के अंदर जो शुगर होती है उस पर ईस्ट को ग्रो किया जाता है। इससे क्या होता है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और एक अल्कोहल की स्मेल आने लगती है और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ये स्मेल क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है ईस्ट की वजह से। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी कि शुगर को कन्वर्ट करना अल्कोहल में, दिस इज नोन एज द फर्मेंटेशन। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये डेफिनेशन आती है फर्मेंटेशन की। और एक साइंटिस्ट थे हमारे लुइस पास्चर, तो इन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को 1857 में। चलिए, इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स का यूज़ किया जाता है, तो देखते हैं हम।
जब कभी आप लोग बीमार होते हैं तो जो डॉक्टर होता है वो बेसिकली आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है। ये जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स या इंजेक्शंस होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। इनका जो सोर्स होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी में जाकर जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं यानी जो डिजीज़ को बढ़ा रहे हैं उनको किल कर देते हैं, इसीलिए इनको हम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जा रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या बैक्टीरियाज और फंगई से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इराइथ्रोमाइसिन है। ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आजकल फंगई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ग्रो करके बनाया जाता है और ये कुछ वैरायटी ऑफ डिसीजेस को क्योर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो मिक्स की जाती हैं, जो लाइव स्टॉक होता है या पोल्ट्री जो भी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो अगर कोई इन्फेक्शन होता है एनिमल्स में तो उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए। इसके अलावा ये बहुत सारी प्लांट्स की डिसीजेस को भी रोकने के लिए यूज़ की जाती हैं। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बेसिकली लाइव स्टॉक्स यानी जो एनिमल्स का चारा होता है, एनिमल्स को जो हम खाना खिलाते हैं उसमें, या जो पोल्ट्री फार्म में जो एनिमल्स होते हैं उनको खिलाते हैं तो उसमें भी मिला दी जाती हैं, या कि जिससे कि अगर कोई बैक्टीरियल या माइक्रो बायल जो डिसीज इन्फेक्शन या डिजीज़ होता है एनिमल्स को वो उससे दूर हो जाता है। और कई बार ये प्लांट में भी कुछ डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीन की। तो वैक्सीन क्या होती है? बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई डिजीज कैरिंग जो माइक्रोब है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो हमारी बॉडी है तो वो उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से लड़ने के लिए बेसिकली एंटीबॉडीज़ तैयार करती है। नाउ इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनके डेड या जो वीक ट्रेसेज हैं उनको हम डालते हैं बॉडी में, तो जो हमारी बॉडी है उसको पता चलता है कि ये एक तरह का जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है, तो उससे लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज़ तैयार करती है हमारी बॉडी और उनको किल कर देती है। अब फ्यूचर में अगर कभी उसी तरह का कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब आता है बॉडी में तो एंटीबॉडीज़ पहले से प्रिपेयर्ड होती हैं हमारी बॉडी में और वो उसको डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को किल कर देती हैं। इसी तरीके से वैक्सीन वर्क करती है, यानी कि वैक्सीन में जिस भी डिजीज़ की वैक्सीन बनाई जा रही है उस डिजीज़ के वीक और जो डेड माइक्रोब्स हैं उनको बॉडी में एंटर कराया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में, जिससे कि हमारी बॉडी को पता चल जाए कि इस तरह की भी कोई डिजीज़ होती है और उससे लड़ने के लिए वो एंटीबॉडी प्रिपेयर कर ले। बहुत सारे जो डिजीज़ होती हैं जैसे कि कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, तो इन सब को हम वैक्सीनेशन के थ्रू ही रोक सकते हैं। नाउ एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी 1798 में। जब आप लोग छोटे होंगे तब आप सभी को वैक्सीनेशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ वैक्सीन लगी होंगी, आपको याद भी होगा। तो बेसिकली जैसे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है उसमें पोलियो की जो वैक्सीन है वो दी जाती है, टीवी पर, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। इसके अलावा एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए, जिससे कि जो मोस्टली वर्ल्ड के मोस्टली पार्ट से इसका इरेडिकेशन मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया स्मॉल पॉक्स को। और आज की डेट में बहुत सारे वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की हेल्प से, जो कि ह्यूमंस को या अदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो यहाँ से अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।